हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो वही सब पढ़ रहे हैं जो कि पूछा हुआ है या जिसका पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उन्हीं सब क्वेश्चन को पढ़ना है हम लोग को। और आप इसको क्या करिए, सिर्फ देखते रहिए, आपको याद भी हो जाएगा और आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है, समझना है और अच्छे से दिमाग में याद करना है। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको लिख करके घर में याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये होगा सवाल नंबर 13। अगर आप इससे पहले 12 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से अपन को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सवाल नंबर 13 कहता है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर लिखें, धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक गुण के आधार पर अंतर। देखिए होता क्या है इसमें, धातु और धातु का जब अंतर पूछा जाता है ना, तो 3 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो सिंपल भाषा में लिखा रहेगा, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। दूसरी भाषा में लिखा रहेगा, धातु और अधातु में भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तीसरा में पूछा जाएगा, धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। 3 सवाल पूछता है। तो अगर सिर्फ ऐसा सवाल रहे धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें, तो आप भौतिक गुण वाला भी लिख सकते हैं और रासायनिक गुण वाला भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल में पूछा हुआ है कि रासायनिक गुण वाला ही अंतर लिखना है, तो रासायनिक वाला लिखना होगा आपको। भौतिक गुण लिखा हुआ है सवाल में कि भौतिक गुण के आधार पे अंतर स्पष्ट करें धातु और धातु में, तो भौतिक गुण लिखना होगा। अगर नहीं बोला गया तो दोनों लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग भौतिक गुण वाला भी अंतर पढ़ेंगे और रासायनिक गुण वाला भी अंतर पढ़ेंगे। एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु, जिस तरह हम लिखे हैं ना, तो एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, पहले भौतिक गुण के आधार पर अंतर। धातु और धातु, धातु के इंग्लिश में मेटल कहते हैं और धातु इंग्लिश में नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक है भाई, देखिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पहला अंतर, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, जितना भी धातु है सब ठोस अवस्था में, एक पारा ही है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाम क्या? पारा। काम खत्म। और धातु में आइए, बोलेंगे कि अधातु जो होते हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस में आयोडीन हो गया, द्रव में पूछा जाएगा द्रव में अधातु कौन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर याद रखिएगा, ब्रोमीन। एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नाम है उसका ब्रोमीन। नाम क्या है उसका? ब्रोमीन। ये अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सब यहाँ पे गलती करता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एक अधातु का नाम द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो सब लगाता है पारा। पारा नहीं भाई, पारा धातु में द्रव है, धातु में द्रव, लेकिन अधातु में द्रव कौन है? ब्रोमीन। याद रखिएगा। गैस में कौन हो जाएगा? गैस में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तीनों अवस्था में देख लिए। ठोस में आयोडीन हो गया, द्रव में ये ब्रोमीन हो गया, गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, अगला अंतर, इनके गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। सही बात है, लोहा का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा होता है। लोहा गलनांक का बात करें तो 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब क्या, अगर ठोस लोहा है तो वो द्रव लोहा जो बनेगा वो 1530 में बनेगा। कितना बनेगा? 1530 डिग्री सेल्सियस में बनेगा। लेकिन अगर अधातु का बात करें तो इसका अधातु का गलनांक, जैसे नाइट्रोजन का बात करें, नाइट्रोजन जो गलनांक होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। सोचिए ना, माइनस में हो रहा है, और इसका देखिए 1530 में, 1530 का गलनांक है। 1530 में ये ठोस लोहा द्रव में बदलेगा। लेकिन ये अगर बात करें इसका, तो इसका माइनस 200 प्लस होता है, -210, -212 इसके आसपास होता है, मतलब बहुत कम होता है इसका। तो क्या बोलेंगे, इनके गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं, इनके गलनांक प्रायः निम्न होते हैं। अगला अंतर क्या बोलेंगे, इनके क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होते हैं। क्वथनांक, अगर इसका क्वथनांक का बात करें तो क्वथनांक होता है 2450। कितना होता है? 2450। किसका? लोहा का बात करिए, लोहा का लिखें, लोहा का 2450 होता है। मतलब क्या? क्वथनांक का मतलब क्या, अगर द्रव लोहा है तो वो वाष्प लोहा जो बनेगा वो 2450 डिग्री सेल्सियस में बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका नाइट्रोजन का बात करें, नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। अधातु का बात करें, नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं हम अधातु में, तो नाइट्रोजन का -196 के आसपास होता है। सोचिए, -197 के आसपास होता है, तो सोचिए कितना कम हुआ, माइनस में चला गया।
इसलिए बोले यहाँ पे इसका क्वथनांक क्या होते हैं, काफ़ी निम्न होते हैं। ठीक है, अगला, धातु जो होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब क्या, इसमें उष्मा बहेगा। जैसे देखते नहीं है कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं, जो वो चम्मच होता है, तो अगर चम्मच चूल्हा पे रह जाए तो चम्मच ये गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, देखते हैं बर्तन बनाते हैं तो बर्तन में क्या होता है, अगर बर्तन चूल्हा पर रखिएगा तो बर्तन अगर छुइएगा गर्म हो जाता है वो, मतलब कि उसमें उष्मा बह रहा है। तो मतलब क्या, उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ सबसे कम सुचालक कौन होता है धातु में, तो बोलेंगे सीसा। क्या बोलेंगे, सीसा। इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उष्मा के सुचालक कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए सबसे ज़्यादा उष्मा के सुचालक कौन होते हैं, बोलेंगे चांदी, उसके बाद तांबा। लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो बोलेंगे सीसा। क्या बोलेंगे, सीसा। याद रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे, ये अधातु जो होते हैं ये उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक। ये उष्मा के सुचालक, ये उष्मा के कुचालक, ये उष्मा के सुचालक। धातु उष्मा के सुचालक और धातु उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उष्मा कुचालक कौन है, ये चांदी है, उसके बाद तांबा है। ठीक है, लेकिन सबसे कम सुचालक कौन है, बोलेंगे सीसा है उष्मा का। ठीक है भाई, अगला अंतर आते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का भी सुचालक होता है। देखते नहीं है कि तार जो होता है वो लोहा, अल्मुनियम, तांबा का तार होता है, तो उसमें करंट बहता है। तार दिखते हैं घर में, अगर तार लगा हुआ है बिजली का तार, किसका बना होता है, लोहा का तार होता है, अल्मुनियम का, सॉरी लोहा का तार तो वहाँ पे हम लोग बांधने में करते हैं ना, लेकिन अल्मुनियम का तार देखें, तांबा का तार देखें, आपके घर में कौन सा तार होगा, अल्मुनियम का होगा तो तांबा का होगा। तांबा में करंट नहीं बहता है कि, बहता तो है। इसीलिए बोलते हैं धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा विद्युत सुचालक जो होता है वो होता है चांदी। कौन होता है, चांदी। लेकिन अगर बात करें अधातु का तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए बताओ एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु है लेकिन कुचालक है, तो बोलेंगे सीसा। क्या बोलेंगे, सीसा। ये कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें ना अगर बात करें अधातु में विद्युत का सुचालक एक है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। उसका नाम कौन सी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक ऐसे अधातु के नाम बताएं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। अगला, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सभी धातु का चमकीला होता है। जैसे अल्मुनियम का तार, तांबा का तार देखिएगा, अल्मुनियम का बर्तन देख रहे हैं कितना चमकीला होता है, मतलब चमकदार होता है, उसमें सतह में चमक पाई जाती है, उसको हम लोग धातुवी चमक कहते हैं। लेकिन अगर अधातु का बात करें इसमें कोई प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन हाँ, अपवाद है दो ठो। आयोडीन ग्रेफाइट। आयोडीन ग्रेफाइट ऐसा है अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, इसमें अपवाद है। चमक वाला में दो याद रखिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये अधातु है फिर भी इसमें चमक पाया जाता है। लेकिन अगर विद्युत का सुचालक में बात करें अधातु में, वो ग्रेफाइट है। अगला, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। इसका मतलब क्या, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि आप उसको हथौड़े से पीट करके पतला से पतला चादर बना सकते हैं। धातु में गुण होता है। देखिएगा कि आपके घर में अगर जो गेट है या कोई भी बर्तन है तो देखिएगा चादर जो बना है लोहा का, अल्मुनियम का, तांबा का, वो कैसे बना होगा, हथौड़ा से पीटा होगा तभी तो बना होगा। मतलब क्या, आप अगर हथौड़ा से धातु को पीटते हैं तो पतला पतला चादर बन जाता है। ठीक है भाई, साथ ही साथ ये तन्य भी होते हैं। मतलब क्या, आप धातु को खींचिएगा ना तो लंबा से लंबा तार बन जाएगा। तो ये क्या, इसका मतलब कौन सी, तन्यता का गुण पाया जाता है। दिखते नहीं है आपके घर में तार होता है, लोहा का तार देखें जो छड़ बनने में क्या जाता है घर में, अल्मुनियम का तार देखते नहीं है कि आपके जो घर में तार होता है अल्मुनियम का होता है, ये तांबा का तार होता है। तो ये क्या क्या गया होगा, धातु को खींचा होगा, पतला से पतला तार बन गया होगा। मतलब इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हुआ, हथौड़े से पीट करके पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें ये सब गुण नहीं होता, इसलिए बोले हैं। जबकि धातु में ना तो आघात वर्धनीय होते हैं और ना ही ये तन्य होते हैं, मतलब इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है, नाम है उसका सोना। सोना इतना तन्य धातु होता है कि आप 1 ग्राम सोना लीजिएगा ना तो आप 2 किलोमीटर तक पतला तार खींच सकते हैं, इतना तान सकते हैं आप। देखते नहीं है, तन्यता नहीं समझते आप। देखते हैं मुँह में चिलगम लीजिए, अब फैलाइए, क्या कर दिया आप, तान दिए, ये बहुत पतला हो जाता है। उसी तरह अगर आप क्या कीजिएगा, लोहा लीजिएगा ना तो लोहा को अगर आप खींचिएगा तो पतला से पतला तार बन जाएगा। और आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम अगर सोना है तो आप 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक पतला तार खींच सकते हैं। सोचिए सबसे तन्य धातु कौन है, सोना है। आपसे पूछा जाएगा बताइए 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तक पतला तार खींचा सकता है, तो बोलेंगे 2 किलोमीटर। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन है, उसमें भी सोना चांदी, उसमें क्या बोलेंगे, सोना चांदी। इसमें भी तन्य में कौन में है धातु, सोना चांदी। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन, सोना। सबसे ज़्यादा कौन, सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक पतला तार खींचा सकता है, लेकिन इसमें गुण ये नहीं होता है। तो सातों देख लीजिए एक बार, और यादगार भी सातों।
इसमें सब गुण पाया जाएगा, इसमें नहीं। लेकिन हाँ कुछ कुछ अपवाद भी है, जैसे इसमें ठोस अवस्था में सब धातु होता है लेकिन एक पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन अधातु में याद रखिएगा, अधातु में द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सब अधातु में द्रव पूछा, सब पारा मार के आ जाता है, पारा ऑप्शन में आ गया तो नहीं भाई। अधातु में द्रव अवस्था में कौन होता है? ब्रोमीन होता है। धातु में द्रव अवस्था में पारा होता है। ठीक है, तो ये तो था भौतिक गुण के आधार पर अंतर। अब आपको हम पढ़ाते हैं रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। इससे पहले जो पढ़े वो सब भौतिक गुण के आधार पर अंतर था। अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। किसमें? धातु और अधातु में। पहला अंतर देखिए, और ये एग्जाम में पूछता है, रासायनिक गुण वाला ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 5 अंतर लिख चुके हैं। 5 नंबर में पूछेगा 5 अंतर, 2 नंबर में पूछेगा 2 अंतर, सिंपल। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो गया? उसमें 7 बताए, इसमें 5, 12 अंतर बता चुके हैं आपको। तो 12 में से 5 नहीं लिख पाइएगा, लिख देना है भाई। देखिए, धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहला अंतर क्या है? धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन खोने की होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आपको एग्जांपल समझाएं, हम सोडियम का बात करें, सोडियम का कितना होता है अंतिम में इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 1 होता है ये। तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगर बात करें अगला धातु, जैसे मैग्नीशियम का बात करें, कितना होता है? 2, 8, 2 होता है। तो ये भी अस्थायी होने के लिए अपना अंतिम का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है। तो ये धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, ये त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। ये त्याग देता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जितना त्यागता है उतना प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा 2 प्लस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा 1 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, खोने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अधातु का। अधातु में उल्टा, ये त्यागने का प्रवृत्ति रखता है और ये ग्रहण करने का यहाँ पे लिखे हैं हम कि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। समझिए एग्जाम्पल से, क्लोरीन है, 17 होता है परमाणु संख्या, 2, 8, 10, 10, 7, 17। तो अंतिम में 7 है। तो ये अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना हो गया? 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 हो जाता है, अंतिम में पा लेता है, और ये अस्थायी हो जाता है। कितना ग्रहण किया? 1 ना, तो 1 माइनस। तो ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं एग्जांपल। 2 और 6 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपने अंतिम में अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, तो -2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी होता है। तो अधातु क्या किया? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। अच्छा, एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो प्लस में आया था, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया उतना प्लस आया। तो ये विद्युत धनात्मक होते हैं। और धातु ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन का तो माइनस आया, तो बोलेंगे अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है भाई, ये समझ गए। अगला अंतर पे आया जाए। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल सही है। धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, सोडियम कर रहा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा। क्या बनेगा? Na2O बनेगा। यहाँ पे अस्थायी कर देते हैं इसको, 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, 4 यहाँ पे 4 हो गया स्थायी। तो जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बना? धात्विक ऑक्साइड बना। तो ये इसका जो प्रकृति होगा ये क्षारीय होगा। क्या होगा? ये क्षारीय होगा। आपको बताए थे अगर क्षार है तो इसका pH मान कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इसमें, जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कहने का मतलब जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा SO2। क्या बनाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला बात करें, अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, सल्फर डाइऑक्साइड जो बना, इसका प्रकृति अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम। तो इसका जो अधातु का जो ऑक्साइड होगा उसका प्रकृति कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। लेकिन धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। अगला 3 पे आइए। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे लिए जिंक धातु लिए हैं और ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं H2SO4। जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो कल विस्थापन क्या पढ़ाए थे आपको, उसमें भी ये बताए थे। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन चला गया और जेडन यहाँ पे आ जाएगा, जेडन इसके स्थान पर चला जाएगा। ठीक है, तो जेडन यहाँ चला गया। तो इसका नाम क्या? जिंक सल्फेट। ये लवण है और H2 गैस ये मुक्त हो रहा है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी है, ये कल पढ़ाए थे आपको, इसलिए बता दिया हम। ये विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक यहाँ से
इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा, H2 के जगह पे चले जाएगा जिंक, तो क्या बनेगा ZnSO4। तो यहाँ पे क्या किया, धातु अम्ल से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अधातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, जब अधातु, कार्बन अधातु है, अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण और गैस नहीं बनाता। लेकिन क्या क्या बन गया, जब कार्बन H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल बनाया। बताइए लवण और हाइड्रोजन गैस बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे लिखे हैं अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, लेकिन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है। ये भी अंतर है। अगला, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए, धातु मतलब क्या, सोडियम, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम मतलब धातु मतलब सोडियम, क्लोरीन मतलब क्लोरीन, Cl2 हो गया। तो धातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब जो बनेगा वो होगा वैद्युत संयोजक क्लोराइड। विद्युत क्यों बोले यहाँ पे, चूंकि Na और Cl है ना, तो Na के पास अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 281 होता है। कितना होता है, 281 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। और Cl के पास 287 होता है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कर लेगा और स्थायी हो जाएगा। मतलब Cl ग्रहण करेगा और Na क्या करेगा, त्याग करेगा। तो यहाँ पे आयन बनेगा, Na के पास प्लस, Cl के पास माइनस, धन आयन ऋण आयन। तो यहाँ पे आयनिक बंधन बनता है। कैसा बंधन बनता है, आयनिक बंधन बनता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें और धातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, और धातु मतलब गए ये H2, और जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे दोनों धातु आ गया। कैसा आ गया, दोनों धातु आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना प्लस और माइनस नहीं बनेगा, यहाँ पे आयन नहीं बनेगा। यहाँ पे तब कैसे बनेगा बंधन, यहाँ पे बनेगा साझेदारी द्वारा बंधन बनेगा। क्या बनेगा, साझेदारी करेगा एक दूसरे से, और साझेदारी द्वारा जो बंधन बनता है उसको कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो अभिक्रिया करेगा जब, तो क्या बनेगा, सहसंयोजक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सहसंयोजक क्लोराइड। यहाँ पे साझेदारी द्वारा बंधन बनता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, वैद्युत, क्योंकि यहाँ पे आयन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, आयन, ठीक है भाई। अगला, धातु एक अच्छे अवकारक होते हैं। अंतर नंबर 5, धातु एक अच्छे अवकारक होते हैं। अवकारक का मतलब क्या है भाई, अवकारक उसको कहते हैं, अवकारक का एक नाम और है अपचायक। क्या नाम है इसका, अपचायक। इसका मतलब ये हुआ, ये खुद तो उपचयित हो जाएगा लेकिन दूसरे को अपचयित कर देगा। क्या बोले, खुद तो उपचयित हो जाएगा लेकिन दूसरे को अपचयित कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग अवकारक। खुद उपचयित हो जाना, दूसरे को अपचयित कर देना, ये कहलाता है अवकारक कहलाता है। लेकिन ये होता है अच्छा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, ये खुद तो अपचयित हो जाता है लेकिन दूसरे को उपचयित कर देता है। ये आपको पढ़ाए थे, लेसन नंबर 1 में पढ़ाए थे, ऑक्सीकारक और अवकारक पढ़ाए थे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक में क्या बोलेंगे, खुद तो अपचयित हो जाना लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण कर देना, उपचयन कर देना, उपचयित कर देना, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकारक। तो ये रहा 5 अंतर। आप इसको एक बार देखिए, अच्छा से याद तो हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो उसको एक बार लिख लीजिए और आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको याद करते हैं तो ये 5 नंबर में तो आना ही आना है, नहीं तो 2 नंबर में तो आएगा ही। लेकिन यहाँ से अंतर पूछता है, चाहे भौतिक गुण वाला हो, रासायनिक गुण वाला हो, आता है अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक गुण वाला 5 हुआ और भौतिक गुण वाला 7, 7 5 12 अंतर हो गया। अगर आप 5 भी लिखेगा ना तो 5 नंबर मिल जाएगा, 5 लिखना ही है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है, यहाँ तक वीडियो आप देखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।